हेलो डियर साथियों, आप लोग कैसा डियर। मुझे उम्मीद है डियर कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे डियर और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे डियर। आज के इस वीडियो में डियर हम आपके लिए लेकर आए डियर क्लास 12 का हिस्ट्री यानी कि डियर क्लास 12 का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का चैप्टर 1 जिसका नाम है ईंटे मन की तथास्थिया यानी कि जिसको हम लोग हड़प्पा सप्ताह या सिंधु घाटी सप्ताह बोलते हैं डियर। आज हम उसी का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आए डियर। आज का इस सेशन में डियर हम आपको हड़प्पा सप्ताह यानी कि डियर हड़प्पा सप्ताह या सिंधु घाटी सप्ताह का डियर वो सारी इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए डियर लेकर आए हैं। इससे बाहर यानी कि इस सेशन में हम आपको जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे डियर उससे बाहर आपको बोर्ड परीक्षा में एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा डियर। और इतनी आसान भाषा में सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डियर कवर कराऊंगा कि ताकि सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डियर आपको इसी सेशन में ही याद हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले डियर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं डियर कि इस चैनल पर आपको आर्ट्स की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा डियर। अगर आप भी करना चाहते हैं डियर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा डियर। अगर कोई भी डाउट हो डियर तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं डियर, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा डियर। तो चलिए पहले डियर हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि डियर पहले हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, फिर हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका पहला प्रश्न यही है डियर कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं यानी कि डियर इस सेशन का आपका पहला प्रश्न क्या है, पुरातत्व यानी कि डियर पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व का मतलब क्या होता है डियर, तो पुरानी वस्तु यानी कि डियर कोई भी पुरानी वस्तु है ना उससे हम लोग पुरातत्व कहते हैं। तो पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर देखते चलिए। पुरातत्व वह विज्ञान है यानी कि डियर पुरातत्व क्या है यानी कि वह विज्ञान यानी कि वह साइंस है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन मानव का जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसे ही पुरातत्व कहते हैं। यानी कि डियर पुरातत्व से आप क्या समझते हैं या पुरातत्व का अर्थ क्या होता है। अगर आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे और ये क्वेश्चन आपको बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो आप याद रखिएगा कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी यानी कि डियर धरती के गर्भ यानी कि डियर धरती के जो अंदर जो भी वस्तु यानी कि डियर जो भी सामग्री छिपी हुई है उसको खुदाई कर यानी कि डियर जो भी सामग्री मान लीजिए डियर धरती के अंदर में बर्तन छिपा हुआ है या सिक्का है या किसी भी जानवर की हड्डियां है और उनको खुदाई करके प्राचीन मानव यानी कि डियर पहले के मानव के जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसे ही पुरातत्व कहते हैं डियर। चलिए दूसरा डेफिनेशन में देख लेता हूँ डियर। आपको एग्जाम में डियर एक ही डेफिनेशन लिखिएगा, आप अपने मन से भी इसका डेफिनेशन बना सकते हैं। खाली पुरातत्व शब्द का मतलब समझिएगा नहीं, पुरातत्व शब्द का मतलब होता है पुरानी वस्तु यानी कि डियर जो भी पुरानी वस्तु के माध्यम से हमें किसी भी जानकारी यानी कि जो भी पुराने वस्तु से हमें प्राचीन मानव यानी कि प्राचीन मानव के जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है डियर, उसे ही पुरातत्व कहते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। चलिए दूसरा डेफिनेशन देखता हूँ। पुराने समय की वस्तु यानी कि डियर पुराने समय की वस्तु यानी कि डियर कोई भी वस्तु जो पुराने समय की है, जैसे में डियर भवनों हड्डियों बर्तन सिक्कों आदि का अध्ययन करके प्राचीन मानव जीवन का इतिहास को जानने की विधि को ही पुरातत्व कहते हैं। दूसरा आपका डेफिनेशन है कि पुरानी समय की वस्तु यानी कि पुरातत्व का मतलब ही होता है डियर पुरानी वस्तु यानी कि पुरानी वस्तु जैसे में हो गया भवन हो गया हड्डियों हो गया बर्तन हो गया सिक्कों आदि का किया अध्ययन करके प्राचीन मानव जीवन यानी कि पहले के जो मानव का जीवन कैसा था, उनका रहन सहन या उनकी गांव यानी कि उनका जो शहर था वो कैसा था, उनके इतिहास यानी कि इतिहास का मतलब होता है जो पीछे की समय को जानने की विधि को ही क्या पुरातत्व कहते हैं डियर। अब आपको समझ में आ गया होगा डियर कि पुरातत्व क्या होता है या पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर
कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, यानी कि डियर ये भी क्वेश्चन है ना, VVI क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है डियर कि कार्बन 14 विधि क्या, यानी कि कार्बन 14 मेथड है ना क्या है, तो कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो तिथि निर्धारण वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है, यानी कि डियर तिथि निर्धारण का मतलब होता है डियर की तारीख, यानी कि डियर कोई भी वस्तु को है ना तारीख जो जिससे है ना मालूम किया जाता है डियर, यानी कि तिथि निर्धारण यानी कि तारीख मालूम करने की वैज्ञानिक विधि को क्या कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि का खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री WF लीवी द्वारा सन 1946 में किए गए थे, यानी कि डियर कार्बन 14 विधि की खोज कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में किसके द्वारा, तो WF लीवी के द्वारा इस विधि का खोज किया गया था। चलिए इसका देखते हैं डियर। इस विधि के अनुसार यानी कि डियर कार्बन 14 के विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 की मात्रा समान पाया जाता है, यानी कि डियर कार्बन 14 विधि के अनुसार है ना डियर किसी भी जीवित वस्तु में, यानी कि डियर मान लीजिए कोई जीवित वस्तु, यानी कि डियर मान लीजिए कोई एक जीवित व्यक्ति है ना, तो उसमें कार्बन क्या 12, यानी कि डियर कार्बन 12 एवं कार्बन है ना 14 की मात्रा समान, यानी कि डियर समान पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति है ना उनका मृत्यु जब होने का समय हो जाता है डियर, तो उस समय है ना उनके शरीर में क्या कार्बन यानी कि कार्बन 12 स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 का मात्रा नियंत्रण क्षय होने लगता है, यानी कि डियर जब वो लोग यानी कि डियर जब किसी भी वस्तु का जब मृत्यु होने लगता है तो उनके शरीर में क्या कार्बन 14 यानी कि कार्बन 12 स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 की जो मात्रा है ना डियर वो नियंत्रण क्षय यानी कि नियंत्रण उनके शरीर में से घटने लगता है। और जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतने ही प्राचीनतम यानी कि पुराना माना जाता है डियर। तो ये था आपको कार्बन 14 विधि। फिर से आप एक बार देख लीजिएगा डियर कि कार्बन 14 विधि क्या है, तो आप याद रखिएगा कि तिथि निर्धारण वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री WF द्वारा सन 1946 में किया गया था डियर। अगर आप ये नहीं याद रखिएगा डियर कि इसका खोज किसने किया था और कब किया था डियर, तो आप इस डिफिनेशन को याद रखिएगा कि इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में है ना कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा के समान पाया जाता है, और जब उस व्यक्ति का जब मृत्यु होने की अवस्था में है कार्बन 12 क्या स्थिर रहता है, यानी कि कार्बन 14 यानी कि कार्बन 12 की मात्रा है ना नहीं तो घटता है नहीं बढ़ता है, यानी कि स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 की मात्रा नियंत्रण क्षय यानी कि नियंत्रण घटने लगता है। और जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वो उतने ही प्राचीनतम यानी कि डियर पुराना माना जाता है। क्या पुराना माना जाता है डियर, इसको आप याद रखिएगा। ये आपको कार्बन 14 विधि था। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की विवेचना करें, यानी कि डियर अब आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा जो सभ्यता था डियर तो उसका विस्तार के बारे में आपको बताना है, यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार की विवेचना करें, यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता का है ना विस्तार कहाँ तक था इनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है डियर। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो यह सभ्यता यानी कि डियर जो हड़प्पा सभ्यता है ना तो यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी, यानी कि डियर यह सभ्यता किन क्षेत्र में डियर तो त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इनका कुल क्षेत्रफल कितना था डियर, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट एवं पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्री तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक यानी कि उत्तर प्रदेश के मेरठ तक ये फैली है। यह सभ्यता क्षेत्रफल यानी कि यह सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना बड़ा तथा मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को जो सम्मिलित करके यानी कि दोनों के सम्मिलित क्षेत्रफल से 12 गुना अधिक था। यह आपको हड़प्पा सभ्यता का
विस्तार की विवेचना था। यानी कि डियर ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता यानी कि डियर एक ऐसा सभ्यता है, तो आप याद रखिएगा यह एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई, जिसकी कुल क्षेत्रफल डियर आपको याद रखना है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और यह सभ्यता डियर हमारे उत्तर में, यानी कि डियर यह सभ्यता है ना उत्तर में कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, यानी कि डियर जम्मू कश्मीर के अखनूर है ना, अखनूर से लेकर दक्षिण में कहाँ, नर्मदा नदी के तट तक, यानी कि दक्षिण में आपको नर्मदा नदी के तट तक एवं पश्चिम में बलूचिस्तान, यानी कि जो वर्तमान में पाकिस्तान का एक राज्य है, बलूचिस्तान के है मकरान, यानी कि बलूचिस्तान के मकरान समुद्री तट से लेकर उत्तर में, यानी कि उत्तर में क्या, उत्तर पूर्व में मेरठ, यानी कि उत्तर प्रदेश के मेरठ तक क्या यह सभ्यता का विस्तार था। और यह सभ्यता क्षेत्रफल से, यानी कि यह सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र का जो सभ्यता था ना उससे क्या 20 गुना बड़ा था, तथा मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों के सम्मिलित क्षेत्रफल से 12 गुना ये सभ्यता के अधिक था। यानी कि ये सभ्यता का कुल से यानी कि बहुत बड़ा था, जिनका आप याद रखिएगा क्षेत्रफल कितना था डियर, इसकी उत्तर सीमा, यानी कि इनकी सीमा क्या था डियर, इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो ये था आपको हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। चलिए फिर हम देखते हैं डियर हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। यानी कि डियर अब आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालना, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का है ना सड़क व्यवस्था कैसा था, उनके बारे में आप प्रकाश यानी कि डियर बताइए। ये ना आप समझिएगा डियर प्रकाश का मतलब होता है डियर कि आप सड़क व्यवस्था के बारे में बताइए, ये नहीं करिएगा कि आप एग्जाम में जाइएगा ना तो प्रकाश का लाइट उगाने लगिएगा, ये नहीं कीजिएगा। आपको आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था के पर क्या प्रकाश डालिए। तो उत्तर में हम देखते हैं डियर हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख विशेषता, यानी कि विशेषता उसका सीधी एवं चौड़ी सड़कें भी थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का है ना प्रमुख विशेषता क्या था, इसका है ना सीधी, यानी कि इसका सड़क इस प्रकार से क्या सीधी बनाया जाता था एवं चौड़ी, यानी कि मान लीजिए यहाँ से है ना बहुत चौड़ी भी थे। यहाँ जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण यहाँ के सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। यानी कि डियर यहाँ है ना जाल पद्धति के आधार पर है ना डियर नगर नियोजन, यानी कि जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन, यानी कि डियर नगर का क्या प्लानिंग किया जाता था, जिनके कारण है ना डियर एक यहाँ के सड़कें एक दूसरे को डियर क्या समकोण पर काटती थी, जिससे नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था। यहाँ के सड़कें, यानी कि डियर यहाँ के सड़कें की सफाई की समुचित व्यवस्था था। यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी तो वहाँ के जो सड़कें के जो व्यवस्था था ना, यानी कि उनके साफ सफाई का करने पर भी विशेष ध्यान रखा जाता था। और साफ सफाई का क्या समुचित व्यवस्था था, कूड़ा इकट्ठा करने हेतु एक अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे। यानी कि डियर जो रोड पर जो कूड़ा करकट होता है ना डियर उसको, यानी कि डियर उस कूड़ा करकट को है ना इकट्ठा करने के लिए एक अंतराल पर क्या गड्ढा खोदे जाते थे। सड़क के दोनों किनारे पर चबूतरे भी थे। यानी कि डियर उस समय में है ना हड़प्पा सभ्यता के जो सड़क बनाए जाते थे डियर तो उनके सड़क के दोनों किनारे क्या चबूतरे बनाए जाते थे। इन चबूतरों पर दुकानदार बैठकर सामान खरीद बेच करते थे। यहाँ के सड़कें पक्की ईंटों से बनाया गया था। यहाँ से जो हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क थे वो पक्की ईंटों से बनाया गया था। किससे? पक्की ईंटों से। और यहाँ के जो सड़क थे वो बहुत चौड़ी एवं डियर सीधी सड़क बनाए थे। यहाँ के जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण डियर यहाँ के सड़क आप याद रखिएगा एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, जिससे कई नगर यानी कि जिससे नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था। यहाँ के सड़कें यानी कि यहाँ के सड़कें की समुचित सफाई व्यवस्था थी। कूड़ा करकट इकट्ठा करने हेतु अंतराल पर एक गड्ढे खोदे जाते थे। यानी कि सड़क को साफ सफाई और कूड़ा करकट मुक्त करने के लिए एक अंतराल पर यानी कि सड़क क्या है ना एक अंतराल पर क्या गड्ढे खोदे जाते थे, जिसमें कूड़ा करकट इकट्ठा करते थे। और सड़क के दोनों किनारे पर चबूतरे भी होते थे। और सड़क के दोनों किनारे डियर नाला भी बनाए जाते थे। और चबूतरे जो सड़क के जो दोनों किनारे
चबूतरे बनाए जाते थे डियर, उस पर दुकानदार बैठकर सामान खरीद बेच करते थे। और यहाँ के सड़कें है ना पक्की ईंटों से बनाया गया था। इसको आप याद रखिएगा डियर। ये आपको हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। जो क्वेश्चन है डियर, ये इसका आपको उत्तर है, यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता के सड़क के व्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी कि डियर जो हड़प्पा सभ्यता है ना डियर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पर आपको सभ्यता मिस्टेक हो गया है, यानी कि डियर सभ्यता आपको छूट गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है। यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सिंधु घाटी यानी कि डियर सिंधु सभ्यता के निवासी, यानी कि डियर सिंधु सभ्यता के निवासी एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था। यानी डियर हड़प्पा सभ्यता का जो लोग थे डियर एक ऐसे लिपि का आविष्कार किया था। कैसे लिपि का? तो भाव चित्रात्मक लिपि का इन्होंने एक आविष्कार किया था। इस सभ्यता का अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त, यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता का जो अधिकांश, यानी कि डियर एक से बहुत सारे जो अभिलेख है ना संक्षिप्त, यानी कि डियर छोटा छोटा अभिलेख है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह, यानी कि डियर हड़प्पा जो सभ्यता है डियर वहाँ के जो सबसे लंबा अभिलेख है ना डियर उसमें कितने 26 चिन्ह, यानी कि 26 वर्ड नहीं है 26 चिन्ह है। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा लिपि है ना डियर जो आज तक किसी भी इतिहासकार के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। यानी कि डियर जो हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था डियर भाव चित्रात्मक लिपि डियर, जिसमें टोटल कितने चिन्ह होते थे, यानी डियर इसमें सबसे लंबे, यानी कि यहाँ के जो सबसे बड़ा जो अभिलेख है डियर उनमें टोटल कितने 26 चिन्ह थे। हालांकि यह लिपि क्या डियर आज तक है ना किसी भी इतिहासकार के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि यह लिपि है ना डियर दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। यानी कि डियर जैसे हम लोग वर्तमान समय में कैसे लिखते हैं, तो बाएं से दाएं की ओर, लेकिन वो लोग आपको दाएं से बाएं की ओर लिखते थे। यानी कि डियर मान लीजिए यहाँ पर एक शब्द लिखा, फिर आपको यहाँ पर लिखता था, यानी कि डियर यानी कि बाएं से, यानी कि दाएं से क्या बाएं की ओर लिखता था। यानी मान लीजिए दाएं से बाएं की ओर लिखता था। जैसे वर्तमान समय में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो बाएं से, यानी कि यहाँ हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और इस प्रकार से अंत करते हैं, यानी कि बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लिपि में डियर आपको बाएं है ना डियर, तो इस तरफ से आपको इस दाएं तरफ की ओर लिखा जाता था, जिसके कारण से डियर ये लिपि क्या आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। तो ये था आपको हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में। तो आप हड़प्पा सभ्यता का लिपि कैसा था और कि आप हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में क्या जानते हैं डियर, ये आपको समझ लेना है डियर। फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता ने एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था और इस सभ्यता का अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त, यानी कि डियर छोटा है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। हालांकि यह लिपि आज तक भी नहीं पढ़ा जा सकी है, क्योंकि यह लिपि दाएं से बाएं की ओर क्या लिखी जाती थी डियर। ये था आपको हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में। चलिए फिर हम देखते डियर हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था के 2 साधनों को बताइए। यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता जो, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता यानी कि कालीन, यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता के जो समय में डियर सिंचाई, यानी कि डियर जो खेती करने के लिए, जो सिंचाई करने के लिए जो 2 साधन है ना डियर 2 साधनों को बताइए। यानी कि डियर 2 साधनों के बारे में बताइए। यहाँ पर आपको कीजिए है, यहाँ पर आपको टाइपिंग मिस्टेक है। यानी कि हड़प्पा कालीन जो सिंचाई व्यवस्था के 2 साधनों के बारे में आपको डियर बताना है। तो चलिए इसका हम उत्तर देखते हैं। तो हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था के 2 साधनों निम्न, यानी कि डियर हड़प्पा जो सभ्यता था डियर, तो उस समय में सिंचाई करने के लिए किन किन साधनों को अपनाया जाता था डियर, उनमें से 2 साधनों को आपको नाम बताना है। जिसमें हम देखते हैं डियर हड़प्पा वासी कुएं के द्वारा सिंचाई करते थे। यानी डियर हड़प्पा वासी है ना किसके द्वारा, कुएं के द्वारा सिंचाई करते थे। यानी डियर जब उन लोग अपने फसल में जो पानी, यानी कि पानी पटाते थे, जिसको बोलते हैं हम लोग सिंचाई करते थे, तो किनके माध्यम से,
कुआं के माध्यम से, हड़प्पा वासी नदी के द्वारा भी सिंचाई करते थे, यानी कि ये लोग है ना नदी के द्वारा भी सिंचाई करते थे, और हड़प्पा वासी नहर यानी कि सॉरी हड़प्पा वासी है ना नहरे के भी द्वारा सिंचाई करते थे, और हड़प्पा वासी डियर नदी के द्वारा भी सिंचाई करते थे, और जलाशय के द्वारा भी सिंचाई करते थे डियर। इन सबको आप याद रखिएगा। अगर आपसे डियर एग्जाम में पूछे कि हड़प्पा सभ्यता में जो सिंचाई व्यवस्था के 2 साधन बताइए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि आप वहाँ पर 2 ही लिखिएगा। मैं आपको याद रखने के लिए आपको 3 लेकर आए थे। हड़प्पा वासी जो है कुआं का भी प्रयोग करते थे, नहरे का भी प्रयोग करते थे, और नदी का भी प्रयोग करते थे डियर। ये आपको हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था के बारे में था। चलिए फिर हम देखते हैं डियर, आपका नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी संक्षेप में लिखिए। यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी आपको संक्षेप में लिखना है। यानी कि डियर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन डियर आपको कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा जाता है, और कभी कभी आपको 2 नंबर में पूछा जाता है डियर। अगर आपसे 2 नंबर में पूछेगा डियर तो आप शॉर्ट में लिखिएगा। अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है डियर तो आप बहुत यानी कि थोड़ा बढ़ा कर लिखिएगा। मैं इसका उत्तर चलिए देखता हूँ डियर। हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता का कैसे खोज हुआ उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। यानी कि डियर 1826 ईस्वी में है ना सर्वप्रथम, यानी कि डियर सबसे जो नेक्स्ट में है ना हड़प्पा टीले का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था, तो चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। फिर 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में जॉन वंटन एवं विलियम वंटन नामक अंग्रेज को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए थे। यानी कि डियर 1856 में है ना कराची से, यानी कि डियर जो पाकिस्तान के जो कराची से है ना लाहौर तक क्या रेलवे लाइन, यानी कि डियर रेलवे लाइन की जो पटरी है ना बिछाने के दौरान जब जो खुदाई हुआ ना डियर, तो खुदाई में आपको जॉन वंटन एवं विलियम यानी कि विलियम बंटन नामक अंग्रेज को क्या कुछ पुरातात्विक अवशेष यानी कि कुछ पुरानी वस्तु प्राप्त हुए। फिर उसके बाद 1873 में जनरल कनिंघम को भी कुछ किया हड़प्पाई पुरावस्तु प्राप्त हुई। यानी कि 1856 के बाद आपको 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई पुरावस्तु प्राप्त हुए। फिर 1912 में जे फिलिट महोदय ने यहाँ से प्राप्त पुरावस्तुओं के आधार पर एक लेख लिखा। यानी कि डियर जो भी पुरावस्तु जो थी 1900 यानी कि 1873 में प्राप्त हुआ था, 1856 में जो पूरा वस्तु जो प्राप्त हुआ था डियर उसके आधार पर 1912 ईस्वी में आपको फिलिट महोदय यानी कि डियर जे फिलिट महोदय ने यहाँ पर किया, यानी कि इनके पूरा वस्तु के आधार पर एक लेख लिखा। फिर भी कनिंघम यानी कि डियर फिर भी कनिंघम एवं फ्लैट महोदय हड़प्पा सभ्यता का मूल्यांकन यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता का महत्व की मूल्यांकन करने में डियर असफल रहा। यानी कि वो लोग सफल नहीं हो पाया। फिर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की। यानी कि डियर उनके बाद 1921 ईस्वी में आपको दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक यानी कि डियर हड़प्पा जो सभ्यता है डियर उनका एक शहर है आपको हड़प्पा, तो हड़प्पा नामक पर है ना डियर दयाराम साहनी ने खुदाई किए और हड़प्पा मोहरे प्राप्त किए और हड़प्पा सभ्यता का खोज में यानी कि ये लोग सफल रहा डियर। तो ऐसे हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था डियर। ये आपको हड़प्पा सभ्यता का क्या खोज की कहानी था डियर। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर हड़प्पा सभ्यता का शहरीय सभ्यता होने का प्रमुख विशेषता क्या थी। यानी कि डियर हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, तो वही आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का है ना शहरीय सभ्यता होने का प्रमुख विशेषता क्या था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का शहरीय सभ्यता होने का प्रमुख विशेषता यानी कि कुछ उसका है ना विशेषता बताइए क्या था। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के शहरीय सभ्यता होने के निम्न विशेषता था, यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता को है ना शहरीय सभ्यता यानी कि डियर शहरी यानी कि नगरीय सभ्यता होने का क्या निम्न विशेषता है। पहला विशेषता डियर नगर नियोजन व्यवस्था प्रणाली। नगर नियोजन व्यवस्था प्रणाली यानी कि डियर इनका जो है पहला विशेषता क्या था, तो नगर नियोजन प्लानिंग यानी कि डियर यहाँ है ना नगर नियोजन यानी कि डियर नगर को है ना नियोजन यानी कि डियर एक प्लानिंग के द्वारा यहाँ के नगरों के बनाया जाता था डियर, यानी कि इनका जो पहला विशेषता था जो नगर नियोजन प्रणाली था, यानी कि डियर यहाँ के जो नगर को है ना इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता था, यानी कि एक प्लानिंग के द्वारा स्ट्रक्चर किया जाता था जिसमें पहले रोड बनाया जाता था, फिर नली बनाया जाता था, फिर आवास को बनाया जाता था। ये इनका आपको नगर नियोजन व्यवस्था प्रणाली बहुत अच्छी था डियर। फिर था आपका दूसरा सड़क व्यवस्था प्रणाली, यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता को शहरीय सभ्यता होने का एक प्रमुख कारण था, यानी कि डियर वहाँ का क्या लंबे लंबी सड़क और एवं यानी कि लंबे सड़क समतल एवं चौड़ी सड़कें थे, यानी कि डियर वहाँ के जो हड़प्पा सभ्यता का जो सड़कें थे ये भी एक आपको हड़प्पा सभ्यता की शहरीय सभ्यता होने की एक विशेषता है। दूसरा है डियर जल निकासी व्यवस्था प्रणाली, यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी व्यवस्था प्रणाली ऐसा व्यवस्था प्रणाली बनाया गया था डियर, यानी कि डियर एक ऐसा जल निकासी व्यवस्था प्रणाली बनाया गया था डियर जिनके माध्यम से यानी कि डियर जिनके विशेषता क्या यानी कि जिनके माध्यम से डियर हड़प्पा सभ्यता को क्या एक शहरीय सभ्यता होने का एक विशेषता है, यानी कि डियर यहाँ का जो जल निकासी व्यवस्था प्रणाली था डियर वो इतना सुविधापूर्ण और इतना आसान था डियर जिससे है ना डियर कभी भी रोड पर पानी नहीं लगता था, और इतना सटीक जल निकासी प्रणाली बनाया गया था डियर इतना सटीक बनाया गया था डियर जैसे कि वर्तमान समय में डियर रोड का काट में यानी कि डियर नाला तो बना दिया जाता है लेकिन रोड पर का पानी डियर आपको क्या रोडे पर रहता है, नाला में एक भी पानी नहीं जाता। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में डियर उस समय ऐसा नहीं था, नाला आपको ऐसा बनाया जाता था डियर कि कभी भी यानी कि डियर कहीं पर भी ना पानी देखने को नहीं मिलता था, और इनका जल निकासी प्रणाली क्या था सबसे अच्छा था डियर। और ये कारण यानी कि डियर ये भी एक कारण था इनको शहरीय सभ्यता होने का विशेषता था, यानी डियर हड़प्पा सभ्यता के ये सब आपको शहरीय सभ्यता होने का एक क्या प्रमुख विशेषता था डियर। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोहनजोदड़ो के स्नानागार का, यानी कि डियर मोहनजोदड़ो के स्नानागार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि डियर अब आपसे पूछा जाता है डियर कि स्नानागार के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि डियर मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है स्नानागार उनके बारे में आप बताइए। अगर आपसे पूछ देगा डियर एग्जाम में कि स्नानागार के बारे में आप क्या जानते हैं डियर, तो यही क्वेश्चन आप यानी कि डियर यही आंसर बताइएगा डियर, वहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए तो हम इसका उत्तर देखते हैं डियर। तो मोहनजोदड़ो यानी कि डियर उत्तर में देखते हैं मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल स्नानागार है, यानी कि डियर मोहनजोदड़ो जो शहर था डियर तो मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख और सार्वजनिक स्थल का मतलब होता है डियर पब्लिक सेक्टर, यानी कि डियर उस पर क्या सभी का अधिकार हो, यानी कि डियर उसका सभी पब्लिक यूज करे, यानी कि सार्वजनिक स्थल था जो स्नानागार था जो दुर्ग शहर में स्थित था। और ये स्नानागार डियर कहाँ पर था, तो दुर्ग शहर में स्थित था। यह स्नानागार 39 फीट लंबा 23 फुट चौड़ा एवं 8 फुट गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और यहाँ के स्नानागार के डियर लंबाई कितनी थी, तो 39 फीट लंबाई थी और 23 फुट चौड़ा था एवं 8 फुट गहरा भी था। और इसमें यानी कि स्नानागार में उतरने के लिए यानी कि स्नान करने के लिए उत्तर दिशा में और एक दक्षिण दिशा की ओर डियर क्या एक सीढ़ियाँ बनाई थी। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना हुआ, यानी कि डियर यहाँ के जो स्नानागार था डियर तो उनमें क्या एक फर्श भी बनाया गया था जो पक्की ईंटों से बना हुआ था। इस विशाल स्नानागार का प्रयोग किसी धार्मिक अनुष्ठान के स्नान हेतु किया जाता था, यानी कि डियर जो स्नानागार है डियर तो उनका प्रयोग किस लिए किया जाता था, तो किसी धार्मिक अनुष्ठान यानी कि डियर कोई भी धार्मिक पूजा पाठ होता था डियर तो उसके स्नान हेतु, यानी कि जब कोई भी धार्मिक पूजा
पाठ होता था डियर, तो उनके स्नान हेतु इस यानी कि स्नान हेतु क्या इस स्नानागार का प्रयोग किया जाता था। स्नानागार के चारों ओर कैमरे तथा बरामदे थे, यानी कि डियर स्नानागार के है ना चारों ओर था क्या था डियर, एक कैमरे यानी कि डियर रूम बनाया गया था और बरामदे थे, जिसमें डियर रूम में आपको कपड़ा बदला जाता था और बरामदे यानी कि डियर स्नानागार के चारों ओर कैमरे था जिसमें कपड़ा बदला जाता था और बरामदे यानी कि डियर स्नानागार में घूमने के लिए बरामदे भी बनाए गए थे। स्नानागार से जल निकासी यानी कि डियर स्नानागार से जल निकासी का भी व्यवस्था थी एवं स्वच्छ पानी को कुएं के द्वारा स्नानागार में लाया जाता था, यानी कि डियर स्नानागार से क्या जल निकासी यानी कि डियर जो जब गंदा जल हो जाता था डियर, तो यहाँ क्या है ना, यहाँ से जो गंदे जल को है ना निकालने के लिए क्या एक व्यवस्था यानी कि जल निकासी व्यवस्था भी बनाया गया था और एक स्वच्छ जल को एक कुएं के द्वारा स्नानागार में लाया जाता था। जब स्नानागार का डियर जो पानी था गंदी हो जाता था डियर, तो उसको है ना नल्ले के माध्यम से डियर निकाल दिया जाता था और कुएं के माध्यम से डियर उसमें क्या एक स्वच्छ पानी को छोड़ा जाता था डियर। तो ये आपको स्नानागार के बारे में था डियर, इसको आप याद रखिए। चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन यानी कि डियर नगर योजना का वर्णन करें, यानी कि डियर सिंधु घाटी जो सभ्यता डियर तो इनका नगर नियोजन यानी कि डियर इनका जो टाउन की जो प्लानिंग था उनके बारे में आपको बताना है डियर, यानी कि उनका नगर नियोजन कैसा था उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं डियर। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन का एक प्रमुख विशेषता था, यानी कि डियर सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना डियर उनका एक नगर नियोजन यानी कि डियर टाउन की प्लानिंग है ना एक प्रमुख विशेषता था। यहाँ के यानी यहाँ से नगर नियोजन इस प्रकार किया जाता था जो निम्न यानी कि डियर यहाँ पर आपको टाइपिंग मिस्टेक है, यानी कि डियर यहाँ यानी कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन इस प्रकार से किया जाता था जो निम्न यानी कि डियर किस प्रकार से किया जाता था, चलिए हम देखते हैं डियर। तो पहला है डियर इस सभ्यता में यानी कि डियर इस सभ्यता में शहर को दो भागों में विभाजित किया गया था, यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता में आपको शहर के कितने दो भागों में विभाजित किया गया था, एक दुर्ग शहर था और एक आपको निचला शहर था जो दो भागों में विभाजित किया गया था। चलिए वही लिखा है जिसमें पहला है यानी कि डियर जिसमें पहला है दुर्ग और दूसरा है डियर निचला शहर, यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता में शहरों को है ना दो भागों में विभाजित करके आपको यानी कि जो नगर बनाया गया था, जिसमें आपको पहला नगर बनाया गया था डियर क्या था दुर्ग नगर बनाया गया, फिर उनका यानी कि फिर उनके बाद निचला शहर बनाया गया था और दुर्ग शहर में अधिकारी लोग रहते थे और निचला शहर में आम आदमी लोग रहते थे। ये इनका नगर नियोजन यानी कि डियर नगर को जो बसाने का एक प्लान था डियर, जिसमें हड़प्पा सभ्यता में यानी कि शहर के यानी कि नगर को दो भागों में विभाजित किया जाता था। प्रत्येक नगर को एक था आपको निचला नगर यानी कि डियर एक दुर्ग नगर और एक निचला नगर होता था डियर, जिसमें दुर्ग शहर में आपको अधिकारी लोग रहते थे और निचला शहर में आम आदमी यानी कि मिडिल क्लास लोग रहते थे डियर। ये आपको हड़प्पा सभ्यता का क्या नगर नियोजन का वर्णन का एक विशेषता है। फिर हम देखते हैं दूसरी विशेषता, तो इस सभ्यता में पहले सीधी एवं चौड़ी सड़कें बनाए जाते थे, यानी कि इनका नगर नियोजन था। इस सभ्यता में पहले सीधी सड़क यानी कि मान लीजिए एक ऐसी सड़क बनाए जाते थे और उसका बाद इस सड़क की है ना चौड़ाई यानी कि सड़क को चौड़ाई बहुत रखा जाता था और उस यानी कि डियर सड़क को बनाए जाते यानी कि सीधी एवं चौड़ी सड़क बनाए जाते थे। फिर सड़क के दोनों तरफ नाला बनाया जाता था, यानी कि ये सड़क हो गया। फिर इनके तरफ क्या नाला का निर्माण किया जाता था, यानी कि दोनों तरफ नाले का निर्माण किया जाता था, जिसमें यानी कि पानी जिनके माध्यम से पानी जाता था और उस नाले को पत्थर से ढक दिया जाता था, यानी कि डियर जो नाले में जो डियर ओपन था ना यानी कि जो खुला रहता था डियर उसको है ना पत्थर से या शिलाओं से क्या ढक दिया जाता था। फिर सड़क के दोनों तरफ बस्तियों बनाया जाता था, यानी कि डियर पहले सड़क बनाया जाता था
फिर सड़क के दोनों तरफ क्या नाला बनाया जाता था डियर, और उस नाला को क्या पत्थर से ढक दिया जाता था, इसीलिए ढक दिया जाता था डियर कि उसमें से बदबू नहीं निकले। फिर सड़क को क्या दोनों तरफ यानी कि सड़क के दोनों तरफ बस्ती यानी कि डियर घर बनाया जाता था। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन किया जाता था। यानी कि डियर इन सभ्यता में है ना नगर नियोजन इतनी अच्छा से किया जाता था डियर, मान लीजिए कहीं पर किसी को घर बनाना है या कहीं पर एक नगर न्यू नगर का निर्माण करना हो, तो पहले डियर क्या करेगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करता था, तो पहले एक क्या सीधी सड़क बनाते थे। फिर यानी कि सीधी सड़क बनाते थे और सड़क के दोनों तरफ क्या डियर, मान लीजिए एक सड़क है और इनके दोनों तरफ एक नाले का यानी कि नाला का निर्माण किया जाता था, और उस नल्ले को डियर किया यानी कि पत्थर के माध्यम से ऐसे यानी कि ढक दिया जाता था, जिससे उस गंदगी यानी कि नाला में से गंदगी नहीं निकले। फिर सड़क के दोनों तरफ यानी कि डियर फिर सड़क क्या है ना दोनों तरफ क्या यानी कि सड़क के दोनों तरफ क्या बस्ती को बसाया जाता था, यानी कि जो सड़क के जो दोनों तरफ था इस प्रकार से घर बनाया जाता था, किनको लोगों को रहने के लिए। तो इस प्रकार से डियर हड़प्पा सभ्यता का क्या नगर नियोजन यानी कि डियर टाउन की प्लानिंग किया जाता था। ये आपको क्या था डियर, हड़प्पा सभ्यता का यानी कि डियर सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन का वर्णन था डियर। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है डियर, आप याद रखिएगा। हड़प्पा स्थल यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थलों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता का जो भी प्रमुख स्थल आपको लगता है डियर उनके बारे में वर्णन यानी कि उनके बारे में आप कुछ बताइए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, उनका प्रमुख स्थल निम्न यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता का हम सभी नगर को देखते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, जिसमें आपको पहला नगर है डियर हड़प्पा यानी कि डियर पहले हम हड़प्पा को देखते हैं। तो यह स्थान पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि डियर हड़प्पा है ना जो वर्तमान समय में पाकिस्तान देश में रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज यानी कि डियर इसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहरों में से एक हड़प्पा भी था, यानी कि डियर सिंधु घाटी की जो सभ्यता का जो प्रमुख शहर था डियर तो उनमें से एक क्या हड़प्पा भी था। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर हड़प्पा भी था। तो ये था आपको हड़प्पा के बारे में। फिर हम देखते हैं डियर मोहनजोदड़ो यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो भी था। यह यानी कि डियर यह स्थान पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यानी कि डियर मोहनजोदड़ो है ना यह कहाँ पाकिस्तान में आपको सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था डियर 1922 में। किस नदी के किनारे है तो सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान में कहाँ पर है डियर तो पाकिस्तान में है। इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। चलिए फिर हम देखते हैं डियर लोथल। तो यह स्थान गुजरात में यानी कि डियर यह स्थान है ना गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज यानी कि डियर इसका खोज 1954 ईस्वी में R.S. राव ने किया, यानी कि डियर जो लोथल है डियर तो इनका खोज किसने किया था तो R.S. राव ने किया था। और यहाँ से गोदी का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता से गोदी का मतलब होता है डियर बंदरगाह। तो बंदरगाह के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ डियर तो हड़प्पा यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता का लोथल शहर से प्राप्त हुआ था डियर। ये था आपको हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल, यानी कि डियर यहाँ पर आपसे पूछा जाता था कि हड़प्पा सभ्यता का ना प्रमुख स्थलों का वर्णन करें, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का है ना प्रमुख स्थल यानी कि उनके कुछ स्थलों के बारे में आप हमें बताइए। तो आपको इस तरीके से अगर परीक्षा में पूछे तो आप बता दीजिएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर उत्खनन से आप क्या समझते हैं, यानी कि डियर उत्खनन से है ना आप क्या समझते हैं इनके बारे में देखते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्खनन एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि डियर उत्खनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुरानी समय के स्थलों की खुदाई कर अतीत के लोगों के जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी अवशेष के माध्यम से हो, जैसे में सिक्का, अभिलेख, हड्डियां, मोहरे, मिट्टी के बर्तन यानी कि डियर मिट्टी के बर्तन आदि। ये आपको उत्खनन यानी कि डियर
ये आपको उत्खनन से आप क्या समझते हैं, इसका आपको उत्तर है डियर। तो चलिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि उत्खनन एक ऐसी प्रक्रिया, उत्खनन का मतलब होता है डियर, आप सिंपल भाषा में समझिएगा। उत्खनन का मतलब यानी कि किसी एक नए जगह को क्या खुदाई करना, और जिसमें पुरानी समय के स्थलों की खुदाई करना, यानी कि उत्खनन का मतलब होता है कि उत्खनन एक ऐसी प्रक्रिया है, उत्खनन एक ऐसी प्रक्रिया है या उत्खनन एक ऐसी विज्ञान है जिसमें पुराने समय यानी कि बहुत पहले समय के स्थल यानी कि पुराने जो समय के स्थल है उन पर क्या खुदाई किया जाए, और खुदाई कर अतीत के लोग यानी कि पहले के लोगों का है ना जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उससे ही उत्खनन कहते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं यानी कि पहले के लोग जो पहले यानी कि प्राचीन मानव के जो जीवन के बारे में यानी कि हम जानते हैं कि उनके जीवन कैसा था, उनके बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है उसे ही उत्खनन कहते, चाहे वो किसी भी अवशेष के माध्यम से हो, जैसे में हो यानी कि सिक्का से या अभिलेख से या हड्डी से या मोहरे के यानी मोहरे से या मिट्टी के बर्तन से। जैसे हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में डियर कैसे जानकारी मिला डियर, तो उत्खनन से ही तो मिला डियर। तो इसी पर यानी कि उत्खनन से मिला, जैसे में उत्खनन से मिला जब पुरानी वस्तुओं के खुदाई हुआ डियर, जिसमें सिक्का के माध्यम से हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिला, कुछ अभिलेख से, कुछ पशु पक्षी और मानव की हड्डियों से, हड़प्पा सभ्यता की मोहरे से और मिट्टी के बर्तन आदि से हमें उत्खनन यानी कि जब उत्खनन होता है डियर तो ये चीज़ सब निकलता है, और इनके माध्यम से हमें एक नए जगह के मालूम चलता है। नए जगह से यानी कि एक मानव जाति यानी कि पूरी प्राचीन मानव के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है। किससे होता है, तो उत्खनन से डियर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है डियर, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यता का नाम बताइए। यानी कि डियर सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यता का नाम बताइए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता पूछे या सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन का मतलब होता है कि वैसी सभ्यता जो यानी कि वैसी सभ्यता जो एक समय पर क्या विकसित हुआ था उनको हम लोग क्या समकालीन बोलते हैं। समकालीन का मतलब होता है कि वैसी सभ्यता जो एक समय पर विकसित हुआ था डियर। जैसे डियर हम अभी पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं तो हम दोनों क्या हो गए समकालीन, यानी कि हम दोनों एक दूसरे के अभी वर्तमान समय में पास है, तो उनको समकालीन बोला जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यता का नाम बताइए। तो चलिए इसका हम उत्तर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं का नाम निम्न है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के है ना समकालीन 2 सभ्यताओं का नाम निम्न है, जिसमें आपका पहला है मिस्र की सभ्यता और दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता। किनका, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। और आप एक लिख सकते हैं डियर इराक की सभ्यता, इसे भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों का नाम बताइए। यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र, यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों का नाम बताना डियर। यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता के आपको किसी 4 नगरों का नाम बताना डियर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के 4 नगरों का सिंपल आप नाम बताइए। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का 4 प्रमुख केंद्र का नाम निम्नलिखित है, जो निम्न यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों का नाम क्या है डियर, निम्नलिखित है जो निम्न है। पहला है डियर हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है डियर लोथल और चौथा है डियर कालीबंगा। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का 4 प्रमुख केंद्र का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा डियर तो आप एग्जाम में 4 ही बताइएगा डियर, आप एक्स्ट्रा नहीं बताइएगा। भले ही यानी कि एक्स्ट्रा नहीं बताइएगा डियर, यानी कि एक्स्ट्रा बताइएगा तो आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाला रहता है ऐसा प्रश्न में डियर कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों का नाम बताइए, जिसमें आप याद रखिए हड़प्पा या कोई भी नगर आप याद रख सकता है। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली आप लिख सकते हैं, चनुद्रो लिख सकते हैं डियर, यानी कि बनावली, राखीगढ़, ये सब आप लिख सकते हैं। प्रमुख अगर केंद्र का नाम पूछे या हड़प्पा सभ्यता के नगर का नाम पूछे तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए डियर
फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर, सिंधु घाटी सभ्यता में शव के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे। यानी कि डियर सिंधु घाटी सभ्यता में दाह संस्कार यानी कि डियर जो शरीर का जो अंतिम संस्कार होता है डियर, यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता के लोगों के है ना अंतिम संस्कार करने के लिए यानी कि डियर उनके शव यानी कि डियर उनके शरीर के दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार करने के लिए कितने प्रकार थे डियर। तो चलिए इनका हम उत्तर देखते हैं। तो चलिए इसका उत्तर यह है डियर, उत्तर में यानी कि डियर उत्तर हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में शव यानी कि डियर शरीर के दाह संस्कार यानी कि डियर अंतिम संस्कार के 3 प्रकार थे जो निम्न है। पहला प्रकार थे डियर पूर्ण समाधिकरण। क्या था? पूर्ण समाधिकरण। इसमें संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। यानी कि डियर पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था डियर, तो इसमें है ना संपूर्ण जो शव यानी कि जो संपूर्ण जो मृत शरीर होता था डियर उसको है ना भूमि के नीचे क्या यानी कि खादा खोद कर गाड़ दिया जाता था। यानी कि डियर जमीन के अंदर दफना दिया जाता था, पूर्ण शरीर को दफना दिया जाता था। फिर आपका दूसरा डियर आंशिक समाधिकरण यानी कि डियर दूसरा क्या है आंशिक समाधिकरण। आंशिक का मतलब होता है डियर कुछ यानी कि डियर आधा, आप समझ लीजिए। इसमें पशु पक्षियों के खाने के पश्चात सब के बचे हुए भाग को गाड़ दिए जाते थे यानी कि दफना दिए जाते थे। इसमें है ना पहले जो मरता था यानी कि पहले मृत शरीर को किसी यानी कि किसी है ना खुले स्थान पर छोड़ दिए जाते थे डियर, और उसके बाद जो पशु और पक्षियों उनके जो शरीर के जो खा जाते थे डियर, जो उनके बाद जो हड्डियां बचते थे डियर, तो उन सब को है ना यानी कि बचे हुए भाग को क्या डियर दफना दिए जाते थे यानी कि गाड़ दिया जाता था डियर, यानी कि मिट्टी में क्या तोप दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में होता था। चलिए फिर हम तीसरा था डियर दाह कर्म यानी कि डियर दाह कर्म था। इसमें शव को जला दिया जाता था। दाह कर्म में क्या होता था, तो इसमें शव को जला दिया जाता था एवं उसकी भस्म को गाड़ दिया जाता था। यानी कि उनके जो भस्म होता था डियर यानी कि जो राख बनता था भभूत जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उनको क्या दफना दिया जाता था। 21 में दाह कर्म। जैसे हिंदू में अभी वर्तमान समय में यही दाह कर्म चलता है यानी कि अंतिम संस्कार करने के लिए क्या चलता है, तो दाह कर्म चलता है। इसमें सब को क्या यानी कि इसमें पूरे मृत शरीर को क्या जला दिया जाता है और उसकी भस्म यानी कि जो उनकी जो राख बचता है डियर उनको क्या सब मिट्टी के अंदर क्या दफना दिया जाता था। इसको हम लोग दाह कर्म बोलते डियर। तो ये आपको था क्या सिंधु घाटी सभ्यता में यानी कि शरीर के दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार करने की आपको प्रकार था डियर। इससे आगे डियर हम आपको पार्ट 2 में डियर और भी यानी कि डियर 4 आपको लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा डियर। देखिए ये सब प्रश्न आपको डियर पार्ट 2 में कराऊंगा और पार्ट 2 में कराऊंगा डियर। अभी भी आपको कितनी टोटल 10 प्रश्न है डियर जो हम आपको पार्ट 2 में पढ़ाएंगे डियर। आज के इस वीडियो में डियर हम यहीं तक रहने देते हैं डियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो डियर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना जरूर यानी कि बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा डियर। इस चैनल पर आपको आर्ट्स की संपूर्ण तैयारी डियर फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा डियर। और हमारा टारगेट है कि आपका नवंबर से दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म कर देंगे डियर। खत्म यानी कि नवंबर से दिसंबर तक ही आपको सिलेबस को ख़त्म कर दिया जाएगा यानी कि कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा डियर। तो तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद डियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में डियर पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।